नमस्कार दोस्तों। सरकार कितना डर गई है। 56 इंची की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का डर लगातार देखने को मिल रहा है। कभी वो रैलियां छोड़ के भाग जाते हैं, कभी पेगासस छोड़ देते हैं, और अब आईफोन ने बता दिया कि साहब, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर आईफोन। तो मतलब साफ साफ उसने कह दिया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट कौन है आज की डेट में? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो खुद को कहती है 56 इंची की सरकार है, खुद को कहती है अरे बहुत मजबूत, सशक्त, मजबूत हाथों में है देश। तो साहब इतने मजबूत हैं कि इतने डर गए कि तमाम विपक्षी नेताओं के फोन, कुछ पत्रकारों के फोन हैक कराने लग गए। यह स्थिति, क्योंकि आईफोन अपने सिक्योरिटी फीचर पे बहुत ध्यान देता है, इसलिए उसके में जल्दी जल्दा कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन साहब, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो अध्यक्ष है, जो नफरत परोसने का आदी है, वो कहता है कि ये मालवेयर है तो सबके पास आना चाहिए। मेरे पास भी आईफोन है और मेरे आईफोन पे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आया है, मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। ऐसे ही मेरे मेरे खुद अपने परिवार में मैं सब लोग, मेरी पत्नी भी आईफोन यूज करती हैं, मेरी दोनों बच्चियां भी आईफोन यूज करती हैं। तो आईफोन मैं पिछले करीब 15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आईफोन बड़ी चीज होती थी लोगों के लिए, तो आप ये समझिए 15-16 साल से करीब, तो 16 साल हो गए। 16 साल में तो कभी कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया। लेकिन जब इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, और दूसरी महुआ मोइत्रा हो या और दूसरे नेता हो, तो उनके में जब आ रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इतना डर क्यों है। और इनमें से ज्यादातर वो नेता है जो नरेंद्र मोदी के मित्र काल में उनके मित्र पर सवाल उठाते हैं। जो मित्रों पर सवाल उठाते हैं तो वही स्थिति उनको खराब कर देती है। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा कि तोते की, राजा की जान तोते में बसती है। तो साहब, मोदी की जान किसमें बसती है? अडानी में। तो जब वो ये कहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण मौजूद हैं आज देश में। ये कोई नया नहीं है। इतने सारे कारण मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि क्यों आखिर उनकी जान उसमें बसती है। उन्होंने आज यह भी कह दिया कि यह सरकार असल में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। यह सरकार के वो सिर्फ नौकर हैं। और किसके नौकर हैं? अडानी के नौकर। जब वो ये कहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है। वो नंबरिंग गिनाते हैं। चलिए छोड़िए इसको, विषय इससे भी बड़ा है। देश में मित्र काल की लूट मची हुई है, जिसे ये अमृत काल कहते हैं। और अमृत काल में तमाम सारी चीजें, कहीं पे कोई चीज किसी तरह की अमृत काल, कहीं किसी तरह का अमृत। तो ये जो इनके अमृत विचार हैं और अमृत काल है, ये वास्तव में चंद पूंजीपतियों को अमृत देते हैं और अमृत देते हैं नफरत फैलाने वालों को। और ये जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतना ज्यादा जब आप नफरत फैलाते हैं तो किसके लिए और क्यों? क्या इससे देश बन रहा है या इससे कुछ और अच्छा हो रहा है? तो जब कुछ होता नहीं है और इस दशा में आप आके खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि आप आखिर। लेकिन आज जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तमाम राज्यों में वहां की रैलियां छोड़कर नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं,
तो भाई स्वाभाविक सी बात है, उनके सेनापति अमित शाह कमान संभालने जाएंगे। और वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्या रणनीति बनाए। तो उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के नाराज लोग हैं उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर आप पूरी ताकत लगा दीजिए, जो पैसा खर्च करना है कीजिए, समर्थन दीजिए, सपा और बसपा के लोगों को जितवाइए। जब सपा और बसपा के लोगों को मजबूत करेंगे, अपने आप कांग्रेस हार जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह ने कहा। और चूंकि अमित शाह ने कहा तो ये आप देख सकते हैं, यानी उनको यदि आप सपा बसपा को करेंगे तो कांग्रेस हारेगी और इससे उनकी रणनीति जो है बिल्कुल तय हो जाए। यही डर है, ये डर का प्रतीक, और इसीलिए जासूसी कराई जाए। चलिए, विपक्षी दल के नेता तो बता दे रहे हैं कि हमारे उसमें ये एक अलर्ट मैसेज आ गया। जो उनकी पार्टी के कुछ नेता हैं जिनके बारे में यह सूचना आई है कि उनको भी इस तरह के मैसेज आए, वो तो बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं सकते। आज हैकिंग का जो हालत हो गई, एक हैकर्स की जो कंपनी है और वो डार्क वेब करके उसने आज एक आधार का डाटा प्रचारित करते हुए उसने कहा इस तरह से, हमारे पास 81 करोड़ भारतीयों का डाटा मौजूद है, जो खरीदना चाहे संपर्क कर सकता है। समझिए आप, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि एक भी डाटा लीक नहीं होने पाएगा, लेकिन उन्हीं की सरकार में यह हो रहा है कि डाटा इस तरीके से लीक किया जा रहा है और लीक हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं यह एक सत्य। इसके बाद आइए, जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें कि डाटा लीक हो रहा है, हैकिंग हो रही है, दूसरे और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, और क्या क्या हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक जाति एक धर्म विशेष के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मणिपुर जलाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, कब हो रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। और स्टेट स्पॉन्सर्ड ये है कि इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं, तो तमाम चीजें पूछो उपलब्धि क्या है, तो जैसा मैं कल आपको बता ही चुका हूं, ये सब बताते हैं कि राम मंदिर बना दिया, 370 कर दी, और सीएए एनआरसी कर दी, और 3 तलाक कर दिया, और जो है इसी तरीके से 2-3 चीजें और गिना देते हैं। कहो भैया, सरकार का ये काम था, सरकार का काम था हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए काम करना, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी परिवहन व्यवस्था, अच्छी नौकरी, अच्छे आय के और जो रोजगार के साधन, ये सब पे काम करना चाहिए था। लेकिन साहब वो कैसे कर सकते हैं? बेचने से बचना चाहिए था। आज हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे सशक्त लीडर आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की का शहीदी दिवस है। आज वो देश की एकता और अखंडता को बचाते हुए उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस दुनिया से चली गई। और जब वो गई थी 1984, उस हालत में देश था, उसे बचाना मुश्किल था। बड़े अच्छे ढंग से सलीके से राजीव गांधी ने बचाया भी और आगे भी बढ़ाया। श्रीमती गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने चीन को हराया, उन्होंने चीन से छीन के सिक्किम को भारत में मिलाया, उन्होंने तमाम सारे निजी पूंजीपतियों के कब्जे से छुड़ा करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और इतना कुछ किया कि गिनाने में यदि लगेंगे ना तो टाइम लग जाए। तो श्रीमती गांधी वो थी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप ये सोचिए, वो कहती नहीं थी,
करती थी। उन्होंने परमाणु विस्फोट किया, पहला परमाणु विस्फोट। आप सोचिए, तो वो क्षमता थी, जो वो ताकत हो, जिसमें यह हिम्मत थी कि अपवित्र किए जा रहे स्वर्ण मंदिर को उन्होंने बचाया, और अपवित्र होने से बचाया, जहां पर तमाम सारे जो खुद को धार्मिक कह के उसके अंदर लड़कियों से रेप कर रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे, उन सबको उन्होंने सेना भेजकर किस तरीके से, और फिर से एक बार स्वर्ण मंदिर की, दरबार साहब की सम्मान वापस दिलाए, अपना जीवन दे करके। और उसके बाद उनके खिलाफ पंथक हो गए, सरकार तक खोनी पड़ी, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। ये इंदिरा गांधी। लेकिन बाकी क्या करते हैं? बाकी अपनी सत्ता के लिए देश को जलाते हैं, देश को तोड़ते हैं। हम मणिपुर में देख रहे हैं रेगुलर, दूसरी और जगह पर भी यही स्थिति है। तो जब ये हालात हो तो आपको सोचना पड़ता है कि आखिर क्या बना रहे हैं, चुनाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। यह जरूर है बिल्कुल कि आप किस तरीके से कौन सा गैंग चला रहे हैं। तो आज आपका गैंग चल रहा है, यही वजह है। आप कोई सूचना देना नहीं चाहते और दूसरों की सूचनाएं लेना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप सीधे मेरा फोन ले लीजिए और जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई डर नहीं। सही बात है, जो चोर नहीं होता है उसे डर नहीं होता है, बस सच सामने लाना होता है। तो राहुल गांधी वो सच सामने लाते रहते हैं और कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया इस सरकार पे कि आरटीआई कानून अब बिल्कुल निरर्थक हो गया है, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसे कमजोर किया है उसने खत्म कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट यह कहने पर मजबूर हो सरकार से, तो सोचिए किस दशा में आकर के खड़ा हो गया है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि किस तरह के हालात हैं और उन पर कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। एक उदाहरण दे, कानपुर में एक बड़े व्यवसायी के बेटे का किडनैपिंग की गई, और किडनैपिंग के बाद में उसके साथ जो हुआ, चिट्ठी जो भेजी गई उसमें अल्लाहू अकबर कहा गया। मतलब आप किस तरह से नफरत फैलाने का खेल होता है। और सरकार जब नफरत फैलाती है तो अपराधियों के लिए बड़ा अच्छा हथियार मिल जाता है। और जब साहब पता चला, खुला केस, तो पता चला वो तीनों हिंदू थे जिन्होंने उसको किडनैप किया। यह एक घटना नहीं है, इसी तरह की उत्तर प्रदेश में ही पिछले एक हफ्ते के दौरान 5 ऐसी घटनाएं हुई। तो यह आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दशा है और क्या चीजें की जाती हैं। इससे आप समझिए हालात ये हो गए हैं, देश संभल नहीं रहा है। कहीं मराठा आंदोलन के नाम पे, कहीं किसी नाम पे देश जलाया जा रहा है। जिस तरह के हालात हैं उनमें इस तरह से स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। क्या इस देश को इस तरह नफरत में झोंकने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना जीवन दिया था? उन्होंने तो बचाने के लिए दिया था, देश की एकता और अखंडता के लिए किया था। वो किसी भी इस तरह के देश यदि बटा होता तो देश भी बर्बाद होता और वह पंजाब बिल्कुल खत्म हो गया होता। लेकिन ये तो कहिए कि उनके कारण आज यह स्थिति है कि वो बचा। लेकिन साहब अपराध इसी तरह होते हैं। लखनऊ में किस तरीके से घर तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके 2 बदमाश घुसते हैं आलमबाग क्षेत्र में और एक महिला के साथ में गैंगरेप करते हैं। पुलिस कई दिन कार्रवाई नहीं करती। बाद में जब दबाव पड़ता है, सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है, तब वो एफआईआर दर्ज करती। इस तरह की दशा है। इसके बाद कहते हैं हम सुशासन, राम राज्य और न जाने किस किस तरह की बातें करते हैं। और जब इसी तरह की बातें आती हैं तो आता है कि आप
असल में हिंदुस्तान नहीं बना रहे, हिंदुस्तान को एक नफरती देश बना रहे हैं और ऐसा देश बना रहे हैं जो देश असल में सबको खत्म कर देने की बात करता है। यह देश नहीं, नफरत का देश बनता है। जिस तरह से इजराइल गाजा में कर रहा है, जिस तरीके से वो फिलिस्तीनियों पे हमले कर रहा है, ऐसी स्थिति में बोलने की जरूरत होती। श्रीमती गांधी रही होती तो आज वो इसका जवाब देती, लेकिन आपके अंदर तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप कभी कर नहीं सकते। आज हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है। एक आयरन लेडी इस दुनिया से गई थी, एक लौह पुरुष इस दिन दुनिया में आया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्स थे जिन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाने में अहम भूमिका अदा की थी, और उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था ये नफरत फैलाने और नफरत का भाषण दे करके इस देश को जलाने वाले लोग हैं, और इन्होंने गांधी जी की हत्या करवाई। इसलिए इन पर से कभी भी बैन हटना नहीं चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू थोड़ा सा दयालु थे, उन्हें दया आ गई, उन्होंने उन्हें हटा दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे यह देश यदि संभाल के रखना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी को आपस में लड़ना नहीं है, सबको ऐसे रहना है जैसे हम एक मां की संतान। और जब हम ऐसे रहेंगे तभी देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि उन्होंने देश जोड़ा था, जोड़ने के लिए क्या क्या कर्तव्य लगाए गए थे, क्या क्या चीजें की गई थी, ये वही दर्द जानते हैं या नेहरू जानते हैं। दोनों ने किस तरीके से मैनेज किया था, दोनों का सामंजस्य कितना बेहतरीन था। तब कश्मीर भी हमारे पास आया, जूनागढ़ भी आया, भोपाल भी आया, हैदराबाद भी आया। तो उस योगदान को आप तब याद करेंगे जब यह स्थिति होगी। लेकिन आप जब इसे खत्म करने लगते हैं तब लगता है कि ये देश है या आप क्या बना। तो देश से नफरत मत कराइए, देश को खत्म मत कीजिए, देश को जोड़िए, क्योंकि आपने देश का बहुत नुकसान कर दिया है। और इतना नुकसान कर दिया है कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से तमाम पूंजीपतियों के चुंगल से निकाल के जो चीजें भारत सरकार को सौंपी थी, आपने उन सबको बर्बाद कर दिया। और अब पूंजीपतियों की गुलामी में आप उन्हें दिए जा रहे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, आप राजसी सुख में जीना चाहते, इसलिए आप ऐसा कर। इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? सबसे ज्यादा दोषी हम आप, जिन्होंने ऐसे शख्स को वोट दिया। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। एक बार गलती होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा गलती होती है तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, और फिर गलती होती है तो वो अपराध होती है। तो अपराध मत कीजिए, बस सच को पहचानिए, जानिए, और जो उसके बाद आपका मन करे वो कीजिए। जय